कि इसमें बहुत अच्छा पैसा लगा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। तो वैसे टॉपिक है बोलती हुई इमारतें, बोलती हुई इमारतें। तो ये कह रहे हैं कि गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। कितने? तो सबसे पहले तो बात आई किला। किला कौन सा है? गोलकोंडा। किला कौन सा है? गोलकोंडा। कहाँ पर है ये? साउथ में। कहाँ पर है ये? साउथ में। गोलकोंडा का किला। तो गोलकोंडा का किला, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गोलकोंडा का जो किला है वो किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। किसने? काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। इस किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज हैं। क्या हैं ये? बुर्ज क्या होता है? बुर्ज चौकी। बुर्ज का मतलब चौकी। आपने कभी चाइना की दीवार देखी है? चाइना की दीवार में बाहर की ओर चौकी बनी रहती हैं। इसका मतलब मैं समझाऊं, जैसे जे किले की बाहरी दीवार है। कैसी दीवार है? किले की बाहरी दीवार है। इस बाहरी दीवार पर ऐसी चौकियां बनी होती हैं जिसमें कौन होते हैं? सैनिक बैठे होते हैं, हाथ में तीर और कुछ और इंस्ट्रूमेंट लेकर, ताकि कोई हमला करे तो इसी चौकी से वो क्या करें? हमला कर दें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, गोलकोंडा का किला किसने बनाया है? काकतीय राजवंश के लोगों ने। और इसकी बाहरी दीवार में कितनी चौकियां हैं? 87। कितनी चौकियां? ये 87 चौकियां क्यों बनाई गई हैं? दुश्मन से रक्षा करने के लिए। तो ये किले की बाहरी दीवार और ये चौकी। अरे वो बाहुबली मूवी में नहीं देखा था वो? और उसमें पद्मावत मूवी में भी था, जब वो खिलजी आता है तो ऊपर से तीर चला देते हैं, वो वैसे ही चौकी होती है उनकी, ठीक है, वॉच करने के लिए। अगला देखो, 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन किया। कौन से सुल्तानों ने? कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। और 1200 से पहले, मतलब सबसे पहले क्या था? 1200 से पहले ये किला किसका बना था? मिट्टी का बना था। किसका बना था? मिट्टी का। और यहाँ दूसरे राजाओं ने राज किया। कहने का मतलब सबसे पहले किला किसका बना था? मिट्टी का बना था। कौन सी सन में? 1200 में किसका बना था? मिट्टी का। इसके बाद इसको थोड़ा सा पक्का किया और 1518 से 1687 तक कुतुबशाही शासकों ने यहाँ किया, शासन किया। और इसके बाद ये गोलकोंडा के किले में बदल गया, जिसको काकतीय राजवंश ने और बेहतर बनाया। आज भी आप आमेर का किला देखो, जैसलमेर का किला देखो और दिल्ली का लाल किला देखो, तो लगता है कि राजाओं ने कितना अच्छा इस पर काम किया है। तो ये बात क्लियर हो गई कि पहले मिट्टी का था, फिर कुतुबशाहियों ने, फिर गोलकोंडा। और इसकी बाहरी दीवारों में कितने बुर्ज हैं? 87, मतलब चौकियाँ। समझ में आ गया? जैसे कोई घर बना है, उसके ऊपर आप एक चौकी टाइप की बना दो देखने के लिए। नक्शे में 1 सेंटीमीटर, नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। ये समझाओ कोई मुझे। अब देखो मेरा प्रश्न मेथड शुरू हो गया कि वो कह रहा है कि नक्शे पे कितना है? 1 सेंटीमीटर और जमीन पे कितना है? पैमाना। जैसे आप नक्शा देख रहे हो भारत का, तो असल में भारत इतना ही बड़ा है? भारत बहुत बड़ा है। क्या इस पे कभी आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन हमने मान लिया, क्या मान लिया? कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। डायरेक्ट याद कर लीजिए, आ जाएगा। जैसे जब आपके घर का नक्शा बनाने जाते हैं तो आपकी किचन तो बन रही है 20 फीट की या 10 फीट की, तो नक्शा तो होता है कागज A4 का, तो वो उसमें एक कैलकुलेशन करते हैं कि माना इतना और इतना। ये बात समझ में आ गई? जैसे मैं मान लूँ ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, 1 गज 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैमाना मान लेते हैं। तो माना हुआ पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर जमीन पर नहीं, 1 सेंटीमीटर कागज पर, और जमीन पर कितनी दिखाता है? 110 मीटर। तभी तो पूरा घर तुम्हारा समझ आता है A4 के कागज पर। और इस कागज से पूरे भारत का नक्शा आ गया। 1 सेंटीमीटर का मतलब 110 मीटर। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था और उसकी सेना तोप और बंदूकों के साथ आई थी। मैं अपनी एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि एक GS होती है, जो एक व्यवस्थित GS है, जो PCS में IAS में आती है।
और एक यहाँ बता रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो आप सीटेट का एग्जाम देंगे उसमें वो वाली बात दिमाग में मत रख लेना। अगर यहाँ पे कहते हैं कुत्ता बिल्ली है तो उसे बिल्ली ही मानना है, वरना आपका मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इतिहास देखेंगे तो पहली बार तोप का इस्तेमाल किया बाबर ने, पहली बार तोप का इस्तेमाल किया बाबर ने। तो मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी जो है वो मानना है। अब एनसीईआरटी कह रहा है 4 सांप खतरनाक है इंडिया में, दुवैया, अफाई, करैत, आपको वो ही मानना है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। तो इसलिए वो कह रहा है कि तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया तो मान लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक विशेष पाठ आया है, वहाँ पे संदर्भ में ये बात हुई है। और जबकि जो बावन, ये एनसीईआरटी गलत नहीं है, एनसीईआरटी भी सही है, लेकिन यहाँ संदर्भ आया है एक साउथ के पार्ट का, जहाँ गोलकुंडा के किले की बात हो रही है, उसको हथियाने के लिए यहाँ तोप का इस्तेमाल किया गया था। और जब बाबर पहली बार मुगल काल जो शुरू हुआ था, बाबर इंडिया आया था, तब उसने हमले में किसका प्रयोग किया था, तोप का। तो नहीं, उसने, आप ऐसे समझो सबसे पहले कौन आए, गजनबी गौरी आए, इसके बाद मुगल काल में उसने उपयोग किया। और मुगल काल के बहुत बाद उसके पुत्र हुए, फिर औरंगजेब तो बहुत बाद में आए ना, तो इन्होंने बाद में गोलकुंडा के किले में किया है। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखो, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे और तोप की बात आएगी, आपको दुनिया भर की कोई बात नहीं पता, आपको औरंगजेब मारना है। क्लियर हो गया? ओके। और इसने किसका इस्तेमाल किया, तोप और बंदूकों को साथ लाई थी। ठीक है, ओके। अगला देखो, तोप कांसे की बनी थी, तोप कांसे की बनी थी। कांसे की चीजें हजारों साल पहले आदि मानव बनाते थे। कांसे को मानते थे आदि मानव। यह गहरी खानों से तावा, गहरी खानों से तावा और टीन, तावा और टीन को निकालकर बनाते थे। तो एक बात ये भी आएगी, सर ये कांसा कैसे बनता है, तो कांसा बनता है तावा और टिन को मिलाने से, तावा और टिन मिलाने से। मैडम, कांसा किससे बनता है, तावा और टीन मिलाने से, तावा और टीन मिलाने से क्या बनता है, कांसा। तो अब आपने मुझसे पूछा ही नहीं सर ये कांसा क्या होता है। कांसा जो होता है तावा और टीन मिलाने से बनता है। ये सब आते ही रहते हैं, मैंने वो नोट्स बनाए हैं जो आपके आते ही रहते हैं। गोलकुंडा का किला किसने बनाया, काकतीय, राजवंशों नहीं, राजवंश ने, काकतीय, काकतीय। कौवा नहीं जानते हो, काक काक करता है कौवा, काकतीय राजवंश ने। ठीक है, काकतीय राजवंश ने। अगला देखो, हैदराबाद के म्यूजियम में गए बच्चे, कहाँ गए, हैदराबाद के म्यूजियम में। इस म्यूजियम में गोलकुंडा के आसपास की खुदाई के दौरान चीजें मिली, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार, छोटी प्लेटें जो कांसे की मिली, उनको कहाँ स्टोर किया गया है, हैदराबाद के म्यूजियम में, हैदराबाद के म्यूजियम में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात और ऐड कर दो कि अगर आप, कौन सा दरवाजा है, अगर आप फतेह दरवाजे पे खड़े होके, कौन से दरवाजे पे, फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलोगे तो राजा के महल तक आवाज सुनाई देगी। अगर फतेह, एक दरवाजे का नाम है, कौन दरवाजा, फतेह दरवाजा, फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलोगे तो राजा के महल तक आवाज सुनाई देगी। पेंटिंग में एक चित्र है, मतलब वहाँ एक पेंटिंग भी है, उसमें एक चित्र है। ये चित्र कितना पुराना है, 500 साल पुराना है, जिसमें आगरा के किले का निर्माण दिखाया गया है। मतलब वहाँ पे एक पेंटिंग मिली, उस पेंटिंग में दिखाया गया कि आगरा के किले का निर्माण हो रहा है। कुछ लोग गारा, कुछ लोग चूना लेके ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग पत्थर लेकर ऊपर जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ बताया गया है, एक किसमें, पेंटिंग में। जो पेंटिंग कितनी पुरानी है, 500 साल पुरानी है। क्लियर हो गया। फिर देखो, बुर्ज कितने, तोप का इस्तेमाल किसने किया था, और किसका किया था, बंदूक का। तोप किसकी बनी थी, कांसे को आदि मानव ने बहुत गहराई से निकाला था। कांसा किससे मिलके बनता है, तावा और टिन से मिलके बनता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा अगर हैदराबाद के म्यूजियम में क्या क्या है,
ठीक है। और फतेह दरवाजे पे खड़े होके बोलोगे तो राजा के महल तक सुनाई देगा। एक पेंटिंग है 500 साल पुरानी, जिसमें कौन से किले का निर्माण बताया गया है? आगरा के, ठीक है। अगला पार्ट है कहानी किसानों की। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसान भी आप समझते हो और बीज भी। कुछ बीज का इस्तेमाल आप खाने में करते हो, जैसे राजमा हो गया, राजमा बीज है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं गुजरात का वानगांव, कौन सा गांव है? वानगांव, गुजरात का वानगांव। और इसमें कहानी किसकी है? दामजी भाई की। मतलब गुजरात का एक वानगांव है और इसमें दामजी भाई रहते थे। कौन रहते थे? दामजी भाई। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर बीज रखते थे। जैसे आपकी फसल हुई, उससे बीज बने। अब बीज को 2-3 महीने तक सुरक्षित रखना है तो कैसे रखोगे? वरना बीज चूहा खा जाएगा, घुन लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे या फफूंद आकर बेकार हो जाएगा। तो बीजों को सुरक्षित कैसे रखते थे? सूखी लौकी, उसके अंदर के बीज निकाल लिए, खोखला कर लिया, उसको मिट्टी से लेप कर रखते थे। पहले बीजों को कैसे रखते थे? सूखी लौकी के अंदर ऊपर से मिट्टी से लेप दिया, हवा सन बंद हो गई तो कोई भी वायरस, कीड़ा, बैक्टीरिया नहीं लगता था। इसके बाद क्या परिवर्तन करा? लकड़ी के मजबूत बॉक्स में, लकड़ी का एक मजबूत बॉक्स बनाया, उसके अंदर क्या करा? नीम की सूखी पत्तियां। अच्छा, नीम की सूखी पत्ती रखने से क्या फायदा होगा? कीड़े जो हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है, सूखी पत्तियों के साथ। अब एक शब्द है इसमें उघियू। उघियू क्या है? खाना बनाने का एक पैटर्न। खाना बनाने का एक पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है? इस पैटर्न में जैसे आप लोगों के यहाँ क्या होता है, जे मान के चलो कोयले हैं, जे क्या हैं? कोयले हैं, कोयले की भट्टी है, ठीक है। इस कोयले की भट्टी पे आपने क्या करा? ये आपका एक बर्तन है जिसमें क्या हो रहा है? खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे तो खाना बनता है हमारे यहाँ, ऊपर बर्तन और नीचे खाना। तो उघियू एक पैटर्न है खाना बनाने का। इसमें क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो इसके ऊपर एक उल्टा मटका ढक देते हैं, ताकि जब उसकी जो खुशबू है वो उस मिट्टी के मटके में जाए तो सौंधी हो जाए और सौंधी खुशबू वापस आके पानी सहित खाने में आ जाए। तो इससे खाना सौंधा बनता है और अच्छा बनता है। क्योंकि मिट्टी, आजकल तो मिट्टी के बर्तन चलते नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल खाने होते हैं, चिकन हांडी मटन, चिकन मटन, या कुछ स्पेशल बिरयानी, हांडी बिरयानी। तो इसमें बस ये होता है कि जो खाना बनाते हैं कोयले पे, तो उसके ऊपर उल्टी हांडी रख देते हैं मिट्टी की, ताकि उसकी जो सौंधी खुशबू है वो खाने में आ जाए। तो उघियू का मतलब समझ में आ गया? उल्टा ढकना मिट्टी के बर्तन को। आप भी तो कई बार ऐसा ही करते हैं, छौंका लगाते हो तो क्यों उल्टा ढक देती हो? ताकि उसका छौंका उसमें मिक्स हो जाए। और कुछ बेवकूफ़ लोग जिन्हें ये नहीं पता होता, उनने छौंका लगाया और ऐसी, और पूरे घर में छौंका चल रहा है। वो घर के लिए नहीं होता है, वो खाने के लिए होता है। इतना कि कतई फिट तरीके से ये भी एक कला है। पता लगा कि छौंका ऐसा लगा कि वो पड़ोसी घर पहुँच गया, पड़ोसी घर ना पहुँचे, खाने में रहे, अपने घर रहे। उघियू का मतलब समझ में आ गया? अब कई बार 2 फसलें भी वहाँ उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और कपास। तो ये क्वेश्चन आएगा, गेहूं और कपास किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात की लोकेशन ये गुजरात है। ये है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फसलें होती हैं। ये दिख रहा है हरा वाला हिस्सा जो है गुजरात का, ये, ठीक है। क्वेश्चन आता है जीएस में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। क्योंकि असल में जो ऐसे 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 आया, इसको लंबा खींचोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अगर ये तार है, मैं इससे नक्शा ऐसे ऐसे बनाऊं, जैसे ये करा, फिर ये ऐसे करा, तार को इस तरीके से खींचूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखो, नालप्पा रेड्डी पे कर्जा हो गया। एक किसान थे, कौन थे? नालप्पा रेड्डी। उन पे क्या हो गया? कर्जा हो गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? 1997 से 2005 तक 1.5 लाख किसानों ने
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख किसानों ने क्या करा? सुसाइड किया है। और सुसाइड किसान क्यों करते हैं? हाँ, जब फसलें, पहली बात तो वो कर्जा लेते हैं फसल को लगाने के लिए, अब फसल डूबती है तो लागत भी डूबती है और इसके बाद काम खराब हो जाता है। ऐसे विशेषकर वो एक फसल होती है गांव में, वो कौन सी, वो उससे तेल निकलता है, कौन सा तेल हो? शिवाली होती है, शिवाली। वो जब खराब होती है तो बहुत बिकट होती है, गई, रंग गई और वो खराब हो जाती है। तो यहाँ तक कि उसके तेल निकलवाने के लिए भी तुम्हें लागत लगानी पड़ती है और इसके बाद भी उसमें घाटा हो जाता है। वो एक बार क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने तेल खरीद लिया था, तब से उसके रेट बढ़े ही नहीं। एक है देहरी गांव, क्या गांव है? देहरी, गुजरात में ये, और यहाँ पे भास्कर बाई की बाड़ी है। बाड़ी का मतलब खेती, खेती के चारों ओर बाड़ लगा लिया। बाड़ी या खेती कहते नहीं, खेती बाड़ी कहना क्या करते हो? खेती बाड़ी, खेती बाड़ी। तभी तो मैं कहता हूँ अगर एहसास हो जाए कि हमसे पढ़ाई नहीं होगी तो खेती बाड़ी शुरू। अब कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आराम से हम अपने आप क्या करेंगे? अपना काम देखेंगे। क्रोटेन पौधे की जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, लेकिन इसे पानी की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो क्रेटेन पौधा है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कथन सत्य है? कि इसकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, थोड़ी बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। अब आप ये पूछो, वेरी गुड, रीना मैडम को याद आ गया कि क्रोटेन पौधा है, इसका इस्तेमाल सजावट के लिए होता है और इसकी सबसे खास बात ये है, एक पेड़ जो होता है क्रोटेन पौधे का, हर पत्ते कलर अलग होता है। अभी घर जाके यूट्यूब पे से सर्च करना या से क्रोम पे देखना तो इसके हर पत्ते कलर अलग होगा, मतलब हर पत्ते का डिजाइन अलग है, कलर। देखा, मैं यही सोच रहा था कि मैडम कहीं ये ना सोच लें कर ये कहाँ मिलेगा और मैं लाके जल्दी से अपने गमले में लगा लूँ। ये मैं सटीक सोच रहा था कि ये ऐसा सोच रही हैं और वही क्वेश्चन इन्होंने निकाल दिया। इसे कहते हैं अचेतन मस्तिष्क पर पकड़ बनाना। और मैं बस ये कहने ही वाला था कि मैडम ये ना कहते ये मिलेगा कहाँ तो और ये किसी के माइंड में चला, केवल इनके माइंड में चला, क्योंकि इन्हें पौधे पसंद हैं, लगाना पसंद है। अगर कोई बच्चा भी आके पौधे से हरकत कर देता है तो इनकी गुस्सा बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ बंदर तोड़ गए। ठीक है, अगर मैं होता तो कहता बेटा चोरी कर लो, ना गमला पता लगे ना पौधा। जय श्री किस दिन जाना के घर पे गमला चुरा लाना एक, आराम से पता ही नहीं लगेगा पौधा कहाँ गया। ऐसे मेरा दोस्त, उनने बड़ा मन से अनार का पेड़ लगाया कि अनार का पेड़ लगाया, बहुत बड़ा एरिया, 3री मंजिल पे बहुत बड़ा वो हॉल टाइप का बनवाया। ये तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा क्योंकि ये स्पेशल गुजरात का होता है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में हमने भी कई पौधे ऑनलाइन मंगाए, ऑनलाइन में आ जाएगा और मिल भी सकता है। हाँ, यहाँ हर पौधा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जो मंगल बाजार लगती है उससे बोलना पड़ेगा क्रोटेन का पौधा। और बरेली में तो 100% मिल जाएगा, बरेली में 100% मिल जाएगा, क्योंकि बरेली में जो बैरियर के पास में मिलता है तो कई जगह पे वहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, सजावट के काम आता है और अलग अलग कलर के इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, अगला देखो, थ्रेसर से अनाज को अलग किया जाता है। ये एक मशीन होती है, थ्रेसर से अलग किया जाता है। अब ये है फांदली दीवार। तो दीवार किस किसने कूदी है या फांदी है? फांदी है। मैंने रामा कॉलेज की दीवार मैंने बहुत कूदी है। रामा कॉलेज में क्या कक्षा 10th में पढ़ते थे, उस समय हाई स्कूल में दीवार कूद के भाग जाते थे। अरे यार मैं क्यों कहूँगा जाता था, मैं तो दीवार कूद के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के तरफ कूद जाता था और वहाँ तक घूमते रहते थे। तो नहीं, जिस समय हम पढ़ते थे उस समय इन चीज़ों पर फोकस नहीं था। आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं, आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं। हाँ, एक बार रेस्टिकेट हो गए थे दीवार तोड़ने के आरोप में, कुछ बच्चे दीवार गिराई आए थे इधर की, तो उसमें हमारा भी नाम आ गया कि वो आसिफ ने भी दीवार गिराई थी। तो उसमें पेरेंट्स को बुलवा लिया गया था, भाई TCC कट गई थी उस समय। तो वो बाद में
क्या कहूँ मैं। तो अगला देखो चमकते सितारे, क्योंकि इसको कहाँ पे डिलीट करोगे ले जाके, क्या है चमकते सितारे, चमकते सितारे। तो ये क्या है फांदली दीवार। तो ये कहानी है 5 लड़कियों की जो मुस्लिम लड़कियां थीं, क्योंकि लड़कियों का मुस्लिम होना और अपने घर से थोड़ा सा बाहर जाके कोई खेल खेलना या कोई काम करना एक टफ काम है। तो ये फांदली दीवार ये उन 5 लड़कियों के लिए आया है जिन्होंने एक बाउंडेशन तोड़ा कि लड़कियां घर में रहेंगी, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। इस बाउंडेशन को तोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकी, अपना नाम बनाया। तो ये वही है फांदली दीवार। इनको नाम दिया गया चमकते सितारे। इंडियन एक्सप्रेस 2007, इंडियन एक्सप्रेस 2007। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, मुंबई में कौन सी है, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। अगर आप यहाँ जाना चाहो तो स्टेशन कौन सा पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो क्या करोगे, तो इस तरीके से आपको आंसर ये देना पड़ेगा कि अगर हमें यहाँ पे पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचेंगे। सबसे पहले स्टेशन कौन सा पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब वहाँ से पहुँचेंगे जहाँ पे ये एसोसिएशन है। यहाँ पे 5 लड़कियाँ थीं। पहला नाम क्या है, अफसाना मंसूरी, जरीन, खुशनूर और आफरीन। अच्छा चौथी का नाम ही, 5वीं का नाम ही नहीं पता, ना तो वो नेट पे है ना वो किताब में है। कहा तो इन्होंने 5 लड़कियां हैं, लेकिन असल में किताब में नाम लिखा है 4 का। तो हम ना तो 1 इंच ऊपर जा सकते ना 1 इंच नीचे। अगर आप नेट पे भी देखोगे तो आपको 4 का नाम ही मिल रहा है। इन 4 लड़कियों ने क्या करा, अब हो सकता है 5वीं की एक्सपायर हो गई हो या 5वीं बीच से मैदान छोड़ दी हो या क्या, कुल मिला के इनने 5 लड़कियां बताई, लेकिन लड़कियों के नाम है 4। ये मुस्लिम लड़कियां थीं। अपने घर की दीवार कूदने का मतलब अपने पेरेंट्स को समझाया कि हमें कुछ लाइफ में करना है, आगे बढ़ना है, और इस तरीके से इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। ये जहाँ से बास्केटबॉल शुरू खेलती थी उसका नाम था बच्चू खान प्लेग्राउंड। क्या नाम था, बच्चू खान प्लेग्राउंड, बच्चू खान प्लेग्राउंड और बच्चू खान प्लेग्राउंड। और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आज ये 4 लड़कियां क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पर खेलने वाली लोग हैं। और ये कहाँ खेलती थी, बच्चू खान प्लेग्राउंड पर। और इनके कोच कौन थे, नूर खान। इनके कोच कौन थे, नूर खान। और इनमें कईयों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला। और इनका मीडियम, 2 मीडियम की लड़कियां थीं, कुछ उर्दू मीडियम की थीं और कुछ अंग्रेजी मीडियम की थीं। तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है, चमकते सितारे, इंडियन एक्सप्रेस 7, मुंबई के नागपाड़ा में बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कहाँ पड़ता है, स्टेशन छत्रपति शिवाजी के पास। ये 5 लड़कियां थीं। नाम क्या है, अफसाना मंसूरी, जरीन, खुशनूर, आफरीन। ये बच्चू खान प्लेग्राउंड पर खेलती थी। इनके कोच कौन थे, नूर खान। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और कई क्या हैं, अर्जुन पुरस्कार मिला है। कुछ उर्दू मीडियम से पढ़ती थी, कुछ मीडियम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है।